वेलकम टू व्योमा आईएएस दिल्ली। आई एम पी रंजित। व्योमा आईएएस के इस मंच पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपातकाल इमरजेंसी के प्रावधानों को लेकर। आपने गौर किया होगा, देखते होंगे कि जब भी आमतौर पर चुनाव का वक्त आता है, अभी आपको देखा होगा कई राज्यों में चुनाव है, जब भी चुनाव का वक्त आता है एक शब्द आपातकाल इमरजेंसी जरूर चर्चा में आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के राहुल गांधी जी का कहना था, उन्होंने आपातकाल की तुलना आज के वक्त से करते हुए बताने का प्रयास किया कि आज की स्थिति ज़्यादा भयावह है। उस पॉलिटिकल विवाद को छोड़ते हुए हम सिर्फ इस मुद्दे पे आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आपातकाल क्या होता है, आपातकाल कौन लगाता है, आपातकाल में हमारी पब्लिक की क्या क्या शक्तियाँ छीन जाती है, आपातकाल किसके माध्यम से लगाया जा सकता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका इस आपातकाल को हटा सकती है, या आपातकाल के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के क्या क्या प्रावधान है, किस सीमा तक आपातकाल हटाया जा सकता है या हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे पहलू हैं। आपातकाल में क्या होता है, आपातकाल में जो नागरिकों का अधिकार, कौन कौन से नागरिक का अधिकार छीन जाते हैं, हमें क्या पता नहीं। पब्लिक में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे ऐसे डर है कि पता नहीं आपातकाल लग जाएगा, क्या क्या छीन जाते हैं, पब्लिक के छीन जाएंगे, क्या क्या अधिकार छीन जाते हैं। इसके बाद आपातकाल एक्चुअली क्या होता है, जो आपातकाल जैसी शब्द आपके सामने आता है वस्तुतः इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया राष्ट्रीय आपात 1975 में 25 जून 1975 को जो आपात लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था, उसकी चर्चा दिलो दिमाग में हावी हो जाती है। हालांकि ये नहीं कि इंदिरा गांधी के द्वारा पहली बार आपातकाल नहीं लगा, इंदिरा गांधी के पहले की सरकारों ने भी आपातकाल लगाया था। ये जो 75 में आपातकाल लगाया गया था, ये कोई प्रथम बार आपातकाल नहीं लगाया गया है। इसके पहले भी 62 के युद्ध में या फिर 71 के युद्ध के वक्त भी आपातकाल का दौर आया था। लेकिन 1975 का जो आपातकाल है, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से होती है और आमतौर पर इसको एक क्रूर घटना के रूप में याद करते हैं कि नसबंदी के लिए याद किया जाता है कि जबरदस्ती नसबंदी करवा दी गई थी, जो आम विपक्षी दल के नेता थे उनको जेल में बंद कर दिया गया था, अत्याचार, या फिर एक ऐसी घटना के रूप में याद करते हैं जो शायद नहीं होना चाहिए था। भारतीय संविधान के कुछ जो राजनीतिक नेतृत्व हैं, जो लीडर हैं, वो इसे काले दिन के रूप में याद करते हैं। तो उससे बहुत सारी बातें हैं, उन गुत्थियों को समझते हुए, उन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि आपातकाल आखिर क्या होता है, आपातकाल कौन लगाते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट होते हैं इसे किस सीमा तक इसे नल एंड वाइड कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, संसद की क्या इसमें अधिकार है, इस बहुत सारे प्रावधान है, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। उन पहलुओं पे चर्चा करते हुए हम बताने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पर्पज से भी आपातकाल आपके लिए जरूरी है। इमरजेंसी, एक बात और ध्यान रखेंगे, आपातकाल एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इंदिरा गांधी ने या पहले की सरकारों ने या बाद के सरकारों ने कभी आपातकाल लगाएंगे, ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ये कोई असंवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। संविधान, मूल संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है और करीबन 3 ऐसी धाराएं हैं, आप याद रखेंगे, 3 ऐसी धाराएं हैं जिस धारा में आपातकाल की विस्तार से चर्चा की गई है। इसलिए इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल या उसके पहले की सरकार के द्वारा लगाया गया आपातकाल कोई असंवैधानिक कृत्य नहीं था। उन्होंने असंवैधानिक काम कर दिया, संविधान के खिलाफ जाके काम किया। संविधान के दायरे में रहकर ही, संवैधानिक दायरे में रहकर ही आपातकाल लगाया जा सकता है और इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वाइड भी किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। और हालांकि इसमें और भी बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि आपातकाल का उल्लेख मूल संविधान में किया गया, खासकर संविधान के 3 ऐसे आर्टिकल हैं, 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें इस आपातकाल की चर्चा की गई है। या ध्यान रखेंगे, आपातकाल, इमरजेंसी, जिसमें 3 ऐसे पहलू हैं, 3 ऐसे अनुच्छेद हैं, 352,
356 और 360, 360 ये आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, जिसमें संविधान के इस अनुच्छेद में आपातकाल की चर्चा की गई है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इंदिरा सरकार के द्वारा या गांधी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था, वो आपातकाल इस अनुच्छेद के दायरे में रहकर लगाया गया था। 352 के तहत ही लगाया गया था, ये कोई असंवैधानिकृत नहीं था। हालांकि उसके कुछ प्रोविजन होते हैं, कुछ उसकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को, उस जो प्रोसेस होते हैं सरकारों को, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है, तभी आप आपातकाल लगा सकती है। इस प्रक्रिया की, इस प्रोविजन की, इस अनुच्छेद की विस्तार से चर्चा करते हुए बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपातकाल क्यों जरूरी है, इसकी क्यों आवश्यकता है, भारतीय संविधान में इस प्रावधान को, इस प्रोविजन को क्यों रखा गया है, इसके रखने के पीछे जो हमारे संविधानविद थे उनकी क्या मंशा रही होगी। तो इसकी चर्चा करते हुए हम आज भी बताने का प्रयास करेंगे कि आज के वक्त भी गाहे बगाहे कहीं न कहीं इधर से उधर से आप सुनते होंगे कि आपातकाल एक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के लिए काला दिन था, काला अध्याय था, काला वर्ष था, आपातकाल सही था। कुछ इतिहासकार बोलते हैं इंदिरा गांधी के द्वारा कि आपातकाल कुछ हद तक जायज़ था, बाकी इतिहासकार इसकी आलोचना करते हैं, राजनीति विज्ञान के द्वारा इनकी आलोचना की जाती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी इनकी आलोचना करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसका बचाव करते हैं। लेकिन जो भी रहा हो, तो इस आपातकाल को हम 2-3 वीडियो में अलग अलग पहलू से समझेंगे। पहले हम ये समझेंगे, इसी चीज़ को व्याख्या कर लेते हैं, आखिर इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल, इंदिरा गांधी के वक्त ऐसी क्या चुनौतियां थी, ऐसी क्या व्यवस्था खराब हो गई थी कि जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने पड़ गए थे, और फिर उन्होंने किस प्रावधान के तहत लगाया। उसके बाद हम संविधान के इन अनुच्छेदों का उल्लेख करते हुए, इन प्रावधानों का, प्रोविजन का उल्लेख करते हुए, प्रक्रिया को उल्लेख करते हुए आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपातकाल किसके माध्यम से कब कब लगाया जा सकता है, क्या इसके प्रोविजन है, इसका हटाने के क्या प्रोविजन है, और वगैरह वगैरह सारी बातें जो संविधान में जिसका उल्लेख किया गया है। हम अपनी जो बात करेंगे वो संवैधानिक दायरे में रखकर नहीं करेंगे, जिसकी इजाज़त संविधान देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हम राजनीतिक बातों को, राजनीतिक चर्चा पे यहाँ पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जिस प्रकार के आपके सवाल बनेंगे, जो आपको जानने चाहिए, हमारा बिंदु, हमारा जो प्रकाश डालने का जो पहलू रहेगा, इसी पॉइंट पे रहेगा कि संविधान के दायरे में रहकर यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, आईएएस के एग्जाम के पर्पज से आपको कितनी बातें जाननी चाहिए, और आपातकाल में आखिर क्या क्या होता है, क्या आपातकाल जायज़ था, नाजायज़ था, सही था, गलत था, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर हम इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त का ही आपातकाल की चर्चा करें, तो ये पहली बात, आपातकाल देश में पहली बार नहीं लगाया गया था। इसके पहले भी 2 बार आपातकाल लगाया गया था, वो चाइना के युद्ध के समय, या फिर चाइना के युद्ध के वक्त, या पाकिस्तान के युद्ध के वक्त। लेकिन राष्ट्रीय आपात इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 देश में लगाया गया। आखिर इसके पहले, मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है कि जब भी आप किसी घटना को पढ़ें, उस घटना के पहले कुछ विस्तृत उसकी पृष्ठभूमि होती है, उसका कुछ बैकग्राउंड होता है, उसका कुछ न कुछ एक इसकी विचारधारा होती है। जब तक आप इस बैकग्राउंड को नहीं समझ पाएंगे, इस पृष्ठभूमि को आप ठीक ठीक नहीं समझ पाएंगे, जब आप इस पृष्ठभूमि को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप इस घटना को भी, जो इमरजेंसी लगाया गया है, इस घटना को भी नहीं समझ पाएंगे। तो हल्की फुल्की हम इस घटना के बारे में बैकग्राउंड जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इंदिरा गांधी को क्या आवश्यकता पड़ गई थी 1975 में आपातकाल लगाने के लिए। इस घटना को समझे, इस बैकग्राउंड को समझे। एक बात, अब हल्की सी इसके इतिहास में आपको जानना पड़ेगा। इंदिरा गांधी की सरकार और नेहरू जी की सरकार में कुछ बुनियादी फर्क थे। आप जब भी
आज़ादी के बाद के 1947 के बाद से आज तक अगर आप इतिहास को या राजनीतिक क्षेत्र में हुए विकास को ध्यान से गौर करेंगे तो दो एरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेहरू एरा, इंदिरा गांधी का एरा। और दोनों पिता पुत्री थे और नेहरू और इंदिरा गांधी की एरा में उनकी विचारधारा में, उनकी कार्यशैली में, उनकी वर्किंग के स्टाइल में, उनकी सोच में, उनके अप्रोचेज में बहुत फर्क देखने को मिलता है। तो इस फर्क को भी एक बार समझ लेते हैं। अगर हम नेहरू जी की चर्चा करें और इंदिरा जी की चर्चा करें, नेहरू जी कहीं न कहीं डेमोक्रेटिक थे, लोकतांत्रिक थे। लोकतांत्रिक हालांकि इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन कहने का था नेहरू जी पर कहीं न कहीं गांधीवादी प्रभाव था। हालांकि ये सही था, गांधी की बातों को नहीं सुनते थे, लेकिन अंदर से वो गांधीवादी प्रभाव से ही पल्लवित और पोषित हुए थे। वो पूर्ण रूप में डेमोक्रेटिक थे। नेहरू की सोच पूर्ण रूप में लोकतांत्रिक थी। वही सभी विरोधियों से समन्वय का व्यवहार रखते थे, कोऑपरेशन, सहभागिता, समन्वय। आप गौर करेंगे इनकी सरकार में समाजवादी पार्टी के समाजवादी विचारधारा के भी मंत्री हुआ करते थे, तो दूर दक्षिणपंथी श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मंत्री हुआ करते थे। ये ठीक है, ये सबकी सुनते थे, सबकी विचारधारा का सम्मान करते थे। तो नेहरू जी जो देश के पहले पीएम थे, उन्होंने देश को उस रूप में ढालने का प्रयास किया जहां पर देश में अभी भी आप गौर करेंगे, आपने गौर किया होगा, गांधी नेहरू के विचारों पर देश आगे बढ़ेगा। आमतौर पर नेहरू गांधी इंदिरा के विचार पर आप नहीं कहते हैं, गांधी नेहरू के विचार पर देश आगे बढ़ेगा। तो कहीं न कहीं नेहरू जी की ये जो सोच थी, लोकतांत्रिक सोच, सभी का सम्मान करना, सभी के साथ समन्वय करना, सभी के साथ सभी की बात को सुनना, ये नेहरू की कार्यशैली की खास विशेषता थी। अगर नेहरू मंत्रिमंडल को भी के स्वरूप को भी आप देखेंगे तो वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे धुर दक्षिणपंथी हो, लोहिया जैसे समाजवादी हों, या कांग्रेस में भी धुर दक्षिणपंथी हों, मोरारजी देसाई जैसे हों, ये सब उनकी पार्टी में उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे। तो नेहरू की जो प्रक्रिया थी, काम करने की जो कार्यशैली थी, उसमें वो विचारों का समन्वय रखते थे, सबके साथ मिलकर आइडिया शेयर करके वो आगे बढ़ने का काम करते थे। हालांकि उनकी सोच प्रोग्रेसिव थी, वो तार्किकता में विश्वास करते थे, वो सबके विचार का सम्मान करते थे, लेकिन जो विचार उन्हें तार्किक और लॉजिकल लगता था उसी पर वो आगे बढ़ने का काम करते थे। लेकिन अगर हम इंदिरा गांधी की कार्यशैली को देखते हैं तो कहीं न कहीं इंदिरा गांधी उतनी डेमोक्रेट, अपने नेहरू जी की भांति उतनी डेमोक्रेटिक नहीं थी। वो विरोधियों को तो छोड़िए, वो अपने पार्टी पे भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, अपनी पार्टी के नेताओं पे भी उनका बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता था। इसलिए उन्होंने बाद के दिनों में आप गौर करेंगे एक संस्थाएं डेवलप कर दी, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। उनके सबसे विश्वास जो सलाहकार थे पीएन हक्सर, वो एक आईएएस अफसर थे। उन्होंने मंत्रियों से ज़्यादा उन सचिव पर विश्वास किया और पीएमओ जैसी संस्था पे के माध्यम से वो काम करते रहे। तो उनकी कार्यशैली में भी एक विभिन्नता थी, एक अलगाव था जो इंदिरा गांधी को नेहरू जी की धारा से अलग कर देती है। और जब इंदिरा गांधी की सरकार बनती है शुरुआती दौर में 1969 में, आप देखा होगा तो कांग्रेस पार्टी से उन्हें बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ मिली। वो मोरारजी देसाई के रूप में हो, चरण सिंह के रूप में हो या के कामराज के रूप में हो, उन्हें बहुत ही संघर्ष करके, बहुत ही मुश्किल हालात का सामना करके अपने पार्टी के अंदर की विरोधियों को हटाना पड़ा। जब उनकी सरकार बनती है तो उन्हें इस रूप में माना गया कि ये गूंगी गुड़िया है, काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे ऐतिहासिक काम उन्होंने किए जो शायद नेहरू जी भी नहीं कर पाए, और इतिहास के पन्नों पे उन्होंने अपना नाम अमिट रूप में लिखवा लिया। उस काम को भी अगर आप याद करेंगे तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, प्रीवी पर समाप्त कर दिया। प्रीवी पर समाप्त कर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखेंगे। प्रीवी पर समाप्त कर दिया, इसका तात्पर्य वो निकला कि उस वक्त राजाओं के, आपको पता होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो 567 रियासतें होती थी, छोटे छोटे रियासत होती थी। उन रियासत के जो राजा होते थे उनको प्रिविलेज दिया गया था, विशेषाधिकार दिया गया था, उन्हें पेंशन की सुविधा दी जाती थी।
जो एक राजकोषीय जो अपने देश के खजाने से उन्हें मिलता था। तो इंदिरा गांधी ने समाजवाद और समानता लाने के उद्देश्य से राजाओं के जो विशेषाधिकार थे, उस विशेषाधिकार को उन्होंने समाप्त कर दिया और राजाओं को चुनौती दे डाली कि आप इस सीमा से ज्यादा आप धन नहीं रख सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं। इसलिए आपने गौर किया होगा राजस्थान वगैरह में बहुत सारे ऐसे जो राजा थे, उन्होंने अपने किला को, अपने जो महल थे उनके, उन महलों को उन्होंने 5 स्टार या बड़े बड़े होटलों में तब्दील कर दिया। तो एक झटके में इंदिरा गांधी ने उन राजाओं के जो विशेषाधिकार थे, उनको जो प्रिविलेज दिया गया था, उनके महंगे महंगे आलिशान जो बंगले महल होते थे, उनको उन्होंने छीनने का प्रयास किया, छीन लिया करने देखा जाए तो। ये प्रीवी पर समाप्त किया जो सबसे ऐतिहासिक काम था उनका। दूसरा ऐतिहासिक काम इसी संदर्भ में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, है ना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइज किया, राष्ट्रीयकरण किया। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के संदर्भ में भी ये बात जनमानस में फैल गई कि कहीं न कहीं इंदिरा गांधी गरीबों का पक्षधर है, आम आदमी की पक्षधर है वो। फिर चुनाव होता है, गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी नारा देती है, चुनाव होता है, 1971 के चुनाव में वो बहुत बड़ी भारी बहुमत से जीतती है। और जो सबसे ऐतिहासिक काम उन्होंने किया जो था बांग्लादेश का निर्माण, है ना। 1971 में आपने देखा होगा पाकिस्तान को 2 भाग में तोड़कर उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, बांग्लादेश का निर्माण किया। इस एक बताने का तात्पर्य निकला कि अब इंदिरा गांधी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, विरोधी तो कहीं थे ही नहीं उनके आसपास, कांग्रेस पार्टी में ही अपना वर्चस्व काफी आगे कर लेती है। बांग्लादेश निर्माण के बाद 1971 के बाद इंदिरा गांधी की चुनौतियां जो अपने पार्टी से ज्यादा मिल रही थी, चाहे विरोधी दल से हो या अपने पार्टी से, चुनौतियां सारी समाप्त हो गई। उनकी जो लोकप्रियता थी, अगर आप इंदिरा गांधी का ग्राफ को देखेंगे तो इंदिरा गांधी ग्राफ काफी आगे निकल गया बांग्लादेश निर्माण के वक्त। यही ग्राफ ने, यही सफलता ने बाद के दिनों में, अगर ये सफलता नेहरू जी को मिली होती, मैंने इसलिए बताया था आपको, अगर ये सफलता नेहरू जी को मिली होती तो लोकतांत्रिक तरीके से नेहरू इस सफलता को पचा लेते, डाइजेस्ट कर लेते। लेकिन इंदिरा गांधी, नेहरू जी के व्यक्तित्व में फर्क था और इस सफलता के बाद, इस अथाह सफलता के बाद इंदिरा गांधी कहीं न कहीं अनडेमोक्रेटिक बन गई। और कुछ इसको उनके ऐसे फैसले थे जिस फैसले ने जनमानस में इस बात को फैला दिया इंदिरा गांधी तानाशाही है। हालांकि वैसा कोई उन्होंने काम नहीं किया था उन्होंने, लेकिन अब यहां पर पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी का ग्राफ हल्का गिरना प्रारंभ हो चुका था। देश में महंगाई, करप्शन, चुनाव में धांधली, भाई भतीजावाद, ये ऐसी घटनाएं थी जो इंदिरा गांधी को परेशान कर रही थी। ठीक है, उन्होंने प्रीवी पर समाप्त किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बांग्लादेश का निर्माण किया, गरीबी हटाने के कई सारे वर्क किए। इससे इंदिरा गांधी देश की सर्वमान्य लीडर बन गई। जो लोकप्रियता इंदिरा गांधी को मिली वो नेहरू जी को भी नहीं मिली थी, चाहे वो दक्षिणपंथी हों, आरएसएस वाले, या फिर मोरारजी देसाई जैसी धुरंधर, उन्हीं की पार्टी के धुरंधर नेता जो अब कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे, जेपी जयप्रकाश नारायण जैसे सभी नेता इनके सामने गौण हो चुके थे। लेकिन अब इनके सामने दूसरी चुनौतियां खड़ी हो गई इंदिरा की सरकार के वक्त। वो चाहे महंगाई के रूप में हो, वो करप्शन के रूप में हो, भाई भतीजावाद के रूप में हो, चाहे वो धांधे के रूप में हो। और तभी एक घटना घटी, उनकी खुद की वो रायबरेली से वो सांसद थे और वहां से रायबरेली के जो सांसद थे, यहाँ पे इन्हीं के चुनाव के, खुद इंदिरा गांधी की चुनाव प्रक्रिया पे सवालिया निशान लग गया। यहाँ से एक उनके विरोधी दल के नेता थे राजनारायण,
जिन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखी थी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इंदिरा के खिलाफ आया था, इंदिरा जी के खिलाफ आया था। यानी कहीं न कहीं ये बात क्लियर हो गई कि रायबरेली के चुनाव जीतने के क्रम में इंदिरा गांधी ने धांधली का सहारा लिया था, चुनावी धांधली का सहारा लिया था। इसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने भी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सरकार को पर तो कोई आक्षेप नहीं किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं इस आदेश को बरकरार रखते हाईकोर्ट के आदेश पे। अब इंदिरा गांधी की खुद की स्थिति बहुत ही डमाडोल हो गई और इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व में, मैंने इसलिए बताया था, पर्सनालिटी में हारना उन्होंने सीखा नहीं था। अब इस वक्त एक तो ये घटनाएं और खुद इंदिरा गांधी पर लगाया गया आरोप, इन दो घटनाओं को लेकर देश में एक इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी वो तो कम होना प्रारंभ हुई। दूसरी तरफ जेपी ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। अब ये दो घटनाएं आपस में मिल गई, चाहे ये भ्रष्टाचार हो, करप्शन हो, भाई भतीजावाद हो या फिर चुनावी धांधली हो, और दूसरा इंदिरा गांधी खुद की चुनावी धांधली, ये दोनों घटनाएं मिलकर जिसको भुनाने का काम किया जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने। ये बहुत ही फेमस नेता थे जयप्रकाश नारायण, समाजवादी विचारधारा के थे जयप्रकाश नारायण। इसी दौरान इंदिरा गांधी को लगा कि अब मेरी स्थिति ज़्यादा खराब हो गई है, तो आपातकाल लगाने के पीछे सबसे वजह तो नहीं कह सकते, सबसे बड़ी जो पृष्ठभूमि थी, इस पृष्ठभूमि के तहत एक तो इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली, उनकी पर्सनालिटी, उन्हें अथाह सफलता मिली, उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया। आप गौर करेंगे, हम नेहरू जी ने के वक्त जो विदेश नीति थी, जो फॉरेन पॉलिसी थी, उसके तहत हम चाइना से हार गए थे, देश का मनोबल नीचे गिरा हुआ था। उस इंदिरा गांधी ने देश का मनोबल को काफी ऊंचा किया। उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, रिफ्यूजी की समस्या को सॉल्व किया, हरित क्रांति को सफल बनाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके आम आदमी को अधिकार दिया, आम आदमी को बैंकों से कनेक्ट किया, और जो सबसे बड़ा काम था वो जो प्रीवी प्रथा था उसे समाप्त करके जो राजा महाराजा थे उनको आम आदमी की तरह बना दिया उन्होंने। तो कहीं न कहीं ये जो घटनाएं थी उससे इंदिरा गांधी की सफलता आकाश छूने लगी थी। लेकिन एक तरफ उनकी सफलता और दूसरी तरफ उनके व्यक्तित्व की दोहरे चरित्र ने दूसरी तरफ उनकी दूसरी समस्या को जन्म दे दिया। उन पर भाई भतीजावाद, लोकतांत्रिक तरीके से न काम करने का, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बढ़ने का आरोप लगाया जाने लगा और देश में एक ऐसा माहौल बन गया जहां पर लगा कि नहीं, ये सारी समस्याओं की इंदिरा गांधी है। और इस समस्या को भुनाने का काम किया कि जयप्रकाश नारायण ने। हालांकि तब उनकी काफी एज हो चुकी थी, वो बिहार से थे, लेकिन तभी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। तो जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा, और वो संपूर्ण क्रांति का जो मकसद था उस व्यवस्था परिवर्तन से, जिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार था, करप्शन था, भाई भतीजावाद था, अलोकतांत्रिक तरीके थे, धांधलियां थी, गबन था, उस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ये घटना बिहार से प्रारंभ होती है। उसके पहले इस घटना क्या गुजरात में थी। चिमन भाई पटेल एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे और चिमन भाई पटेल ने की सरकार गिर गई, फिर भी जोड़ तोड़ करके, धांधली करके वो सरकार बचाने में कामयाब हो चुके थे। ये सब बातों से बाहर मैसेज ये गया, इंदिरा गांधी सत्ता लोलुप है, सत्ता को अपने पास रखना चाहती है। और संपूर्ण क्रांति का बिगुल अंत में जयप्रकाश नारायण के द्वारा बजाया गया। इसी वक्त इंदिरा गांधी ने एक कानून बनाया था, मीशा एक्ट।
मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ये मीसा एक्ट के तहत या मीसा कानून के तहत इन नेताओं को बाद में नजरबंद किया गया था। ये जो बाकी जो विपक्षी दल के नेता थे, आपातकाल के दौरान इसी कानून के तहत इन नेताओं को नजरबंद किया गया था। और आपको पता होगा बिहार के लोकप्रिय नेता लालू यादव भी उस वक्त गिरफ्तार हुए थे, छात्र नेता थे, और इसी कानून के तहत गिरफ्तार हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का नाम भी मीसा ही रख लिया है। क्या तो संपूर्ण क्रांति का नारा, और जिसे विपक्षी पार्टियों ने बहुत जोर शोर से बुलाना शुरू कर दिया, और ये पूरे देश में फैलना प्रारंभ हो गया। बिहार, यूपी होते होते गुजरात, महाराष्ट्र में धीरे धीरे पूरे देश में फैलना प्रारंभ हो गया। अब इंदिरा गांधी के पास दो ही विकल्प थे, या तो वो घुटने टेक कर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में जाते, या फिर देश में आपातकाल लगाते। उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना, आपातकाल को चुना। और अब इसकी चर्चा, आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।